हेलो एवरीबॉडी। कल हमने वाणिज्यवाद के अर्थ, सिद्धांत और उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में वाणिज्यवाद के उदय के प्रमुख कारण कौन से थे। इस चर्चा में सबसे पहले हम धर्म युद्ध या क्रूसेड्स पर प्रकाश डालेंगे। तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार करने के बाद अनेक ईसाई पादरी एवं व्यापारी वहाँ से भागकर यूरोप के देशों में आ गए। उन्होंने पूर्वी देशों से व्यापार कर समृद्ध होने की प्रबल संभावनाएं व्यक्त की थी, किंतु 1453 में एक बहुत बड़ी घटना यूरोप के इतिहास में घटित हुई। 1453 में तुर्कों का एशिया माइनर की व्यापारिक मार्ग पर अधिकार हो गया। इससे यूरोपीय व्यापारियों को नवीन मार्ग की खोज के लिए साहसी नाविकों को समुद्री यात्राओं के लिए भेजना पड़ा और इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में भौगोलिक खोजों का प्रारंभ हुआ। नए नए देश खोजे गए। उन देशों तक पहुंचने के समुद्री रास्ते और स्थल मार्ग को खोजा गया। 13वीं शताब्दी में मार्को पोला ने वेनिस से चीन तक की यात्रा की। इससे यूरोप के निवासियों को पूर्व के देशों के बारे में ज्ञान हुआ कि पूर्व के देशों के पास में कितना ज़्यादा धन संपत्ति है और बहुमूल्य धातु हैं। पुर्तगाल के शासक हेनरी ने अनेक नाविकों को समुद्र यात्रा के लिए भेजा। बार्थोलोमिया नियाज ने कैप ऑफ गुड होप का अन्वेषण किया। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोज निकाला। कोलंबस ने वेस्ट इंडीज और अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की। इसके पश्चात कुछ अन्वेषकों ने उत्तर में नए देशों की खोज की। इन सब भौगोलिक अन्वेषणों का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक था। इससे आयात व निर्यात में लगातार वृद्धि हुई। यहाँ ये बात स्पष्ट करनी है कि 1453 में जब तुर्कों का एशिया माइनर की व्यापारिक मार्गों पर अधिकार हो गया था, तो उसके परिणाम स्वरूप स्थल मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, जो कि यूरोपीय देशों के लिए नागवार गुजरा। यूरोपीय देश ये जानते थे कि एशिया और अन्य देशों में बहुतायता से संपत्ति उपलब्ध है और वो भी बहुमूल्य धातुओं के रूप में उपलब्ध है। यदि इनके साथ में व्यापार किया जाए तो बहुमूल्य धातुओं में बढ़ोतरी होगी। उनके देश वे बहुमूल्य धातुएं आएंगी और उनकी सुख और समृद्धि बढ़ेगी और वाणिज्यवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। तो भौगोलिक खोजों के द्वारा व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि नए नए समुद्री राष्ट्रों की खोज से अब व्यापारियों के लिए व्यापार करना सुगम हो गया था और परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद फलने फूलने लगा। द्वितीय तृतीय पॉइंट पर जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि उस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना पुनर्जागरण की भावना थी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान ने आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब मनुष्य स्वयं को सुखी और समृद्ध बनाने की दिशा में सोचने लगा। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए धन का संग्रह अनिवार्य था। अतः वाणिज्यवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। जनसंख्या में इस काल में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। इस काल में यूरोप की जनसंख्या में तेजी के साथ में वृद्धि हुई। इसके फलस्वरूप श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा
और वस्तुओं की मांगें भी बढ़ने लगी। इन सब के परिणाम स्वरूप अब उद्योग और व्यापार का विकास होने लगा, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को पालने के लिए और ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता हुई, श्रम की आवश्यकता हुई और व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे कि वाणिज्यवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। मध्यकाल में व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, अर्थात किसी वस्तु को खरीदने के बदले उसका पेमेंट या उसका भुगतान दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता था, जो कि वास्तव में बड़ा मुश्किल कार्य था। परंतु इस काल में हम देखते हैं कि अब मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ होने से अब लेन देन में सुविधा हो गई और व्यापार में एक सुविधा उत्पन्न हो गई। इससे व्यापार को गति मिली, व्यापार बढ़ने लगा। 15वीं शताब्दी में अनेक देशों में बैंकिंग व्यवस्था का भी सूत्रपात हुआ। बैंकों के आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ाने तथा पूंजीवाद के निर्माण में सहयोग दिया गया। महाजनों के स्थान पर अब बैंक व्यापारियों को ऋण देने लगे और अब लोग महाजनों के आधिपत्य से मुक्त होने लगे। उन्हें पता चल गया कि बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है और वो जब चाहे तब निकाल सकते हैं, अर्थात रिस्क फैक्टर उनका कम हो गया। तो इस कार्य ने भी, बैंकों के डेवलपमेंट ने, बैंकों के प्रारंभ ने भी यूरोप में वाणिज्यवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया था। इसी काल में हम देखते हैं कि यातायात के उन्नत साधन उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर व्यापार की उन्नति में सहायक सिद्ध हुए। जैसे भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, सड़क निर्माण के नवीन तकनीक ने इसमें अपना सहयोग दिया, अनेक जल मार्ग भी इसके काम आए। इन सब के विकास ने व्यापार की उन्नति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना काफ़ी सुगम हो गया था। इसी काल में हम राजनीतिक विचारों में परिवर्तन देखते हैं। इस काल में जो महत्वपूर्ण घटना थी वो यह थी कि राष्ट्रीय राजाओं का उदय हुआ और सामंतों का पतन हुआ। इससे एक देश में निरंतर होने वाले संघर्षों से एक सीमा तक लोगों को छुटकारा मिल गया। राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी और वे व्यापार के माध्यम से अपने खजाने में धन एकत्रित करने लगे। उन्होंने उस धन का कुछ हद तक प्रयोग व्यापारियों को विदेशों में व्यापार करने के लिए किया और व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने उन व्यापारियों को काफ़ी प्रोत्साहित भी किया। मूल्यों के क्षेत्र में भी हमें प्रभावशाली परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। मूल्यों की वृद्धि से उत्पादकों और मध्यस्थों को काफ़ी लाभ हुआ और इन उत्पादकों और मध्यस्थों ने अपने अर्जित धन को व्यापार और उद्योग में लगाना प्रारंभ कर दिया। वाणिज्यवाद के प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से थे, इस बारे में हमें चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि लगभग 300 वर्षों तक यूरोप में वाणिज्यवादी प्रवृत्तियों का विचार बना रहा या विचारों का प्रभुत्व बना रहा। इस बीच इन विचारों में बदलाव भी आता रहा, परंतु कुछ ऐसे तत्व थे जिनके कारण लगभग सभी वाणिज्यवादी विचार जिनका समर्थन लगभग सभी वाणिज्यवादी विचारकों के द्वारा किया गया। जैसे सभी ने स्वर्ण और रजत को महत्व दिया। इन धातुओं को महत्व देने का कारण यह था कि बहुमूल्य धातुओं के रूप में इनका संचय किया जा सकता था। इनके संचय को इतना अधिक महत्व देने के पीछे एक विचार यह भी था कि इनसे शस्त्रों व युद्ध सामग्री खरीदी जा सकती थी और शांति के समय इस धन का उपयोग नवीन खोजों में या व्यापार या वाणिज्य को बढ़ाने में किया जा सकता था।
विदेशी व्यापार को महत्व दिया। सोना और चांदी प्राप्त करने के लिए एक देश को अपना निर्यात बढ़ाना अति आवश्यक था। अतः विदेशी व्यापार को आत्मनिर्भरता और संपन्नता की कुंजी समझा गया। थॉमस मन के अनुसार अपने धन को बढ़ाने का सबसे अच्छा ढंग उस समय विदेशी व्यापार ही था। यह विदेशी व्यापार अनुकूल व्यापार संतुलन के साथ होना चाहिए था, तभी फायदा था। वाणिज्यवादियों के अनुसार एक देश अपने यहाँ बनी वस्तुओं को बेचकर सोना और चांदी प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह उसी स्थिति में संभव है जबकि उस देश का निर्यात वहाँ के आयात की अपेक्षा अधिक हो। अनुकूल व्यापार संतुलन से ही एक राज्य के आर्थिक विकास का एकमात्र साधन अनुकूल व्यापार संतुलन ही है। अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए उद्योगों और व्यापार पर नियंत्रण आवश्यक था। अतः कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए गए और कुछ विशेष कंपनियों को आयात करने की सुविधा दी गई। इसके अतिरिक्त निर्यात बढ़ाने तथा आयात कम करने के लिए अनेक प्रकार के कर लगाए गए। विदेशी व्यापार को बढ़ाने और उसकी अनिश्चितता की आशंकाओं से उसे मुक्त करने के लिए उपनिवेशों की आवश्यकता पर बल दिया गया, क्योंकि एक अधीन उपनिवेश में राज्य द्वारा उत्पादित माल बेचा जा सकता था तथा सस्ती दरों पर कच्चा माल खरीदा जा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद के उदय के उस समय काफ़ी कारण थे और जो प्रमुख आर्थिक विचार थे वो उसी रूप में रहे, जो उनका मेन थीम था वो उसी रूप में रहा। हालांकि इन विचारों में बीच बीच में बदलाव आता रहा।